नमस्कार। आज इस वीडियो में हम लोग भोला पासवान शास्त्री लिखित पाठ का अध्ययन करेंगे। इनका जन्म 1914 में हुआ था। निधन इनका हुआ 10 सितंबर 1984 में। जन्म स्थान बैरगाछी, जिला पूर्णिया, बिहार, वहाँ के निवासी थे। पिता धुरार पासवान। शिक्षा बिहार विद्यापीठ पटना एवं काशी विद्यापीठ वाराणसी में से 1940 में स्नातक। कार्यवृत्त छात्र जीवन से स्वाधीनता आंदोलन और राजनीति में सक्रिय। 1942 के राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भागीदारी। 21 माह का कठोर कारावास। 1946 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य। 1952 के आम चुनाव में धमदाहा कोढ़ा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के मंत्रिमंडल में शामिल। 1957, 1962, 1967 के चुनावों में विधायक बने। मार्च 1968 से जनवरी 1972 तक की अवधि में 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। 1972 में राज्यसभा के सदस्य चुने गए और फरवरी 73 में केंद्रीय मंत्री बने। अप्रैल 1976 में पुनः राज्यसभा के सदस्य चुने गए और 1982 तक संसद सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दीं। संपादन पूर्णिया से प्रकाशित हिंदी साप्ताहिक पत्रिका राष्ट्र संदेश का संपादन पटना के हिंदी दैनिक राष्ट्रवाणी एवं कोलकाता के दैनिक पत्र लोकमान्य के संपादक मंडल में सदस्य। कृति इनकी है वियतनाम की यात्रा, वाणी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित, नई दिल्ली से 1983 में प्रकाशित। अन्य लेख टिप्पणियाँ आदि अब तक अप्रकाशित हैं। तो ये राजनीतिज्ञ थे, बिहार के मुख्यमंत्री थे, सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे, इतने सारे पदों पर रहे और इनका व्यक्तित्व ये साबित करता है कि ये बहुत बड़े व्यक्तित्व के लोग थे। और ये जो हरिजन तबका हम लोग कहते हैं उस कैटेगरी से आते थे और उन लोगों के ऊपर ये तमाचा थे जो लोग कहते हैं कि बिहार में दलितों को और पिछड़ों को दबाया जाता है। ये बिहार के ऊपर आरोप लगाने वाले लोगों के ऊपर ऐसे व्यक्तित्व तमाचा से कम नहीं हैं जो इतने पहले इतने बड़े बड़े पद पर थे, बिहार के मुख्यमंत्री रहे, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए। ऐसे थे भोला पासवान शास्त्री। अभी भी हम लोग बिहार में सुनते हैं, कुछ नेता लोग कहते हैं कि उन्होंने यहाँ गरीबों को आवाज़ दी। गरीबों को आवाज़ दी मतलब उसके पहले उन्होंने बोलते नहीं थे गरीब यहाँ पर। तो भोला पासवान शास्त्री का उदाहरण उनके जहन में नहीं आता होगा या इनके विषय में वो पढ़े ही नहीं होंगे, तो इसलिए वो सारा श्रेय खुद लेना चाहते हैं कि गरीबों को आवाज़ दी, बोलने का अधिकार दिया। तो भोला पासवान शास्त्री तो इनसे बहुत पहले हो गए और वो मुख्यमंत्री तक हुए। 3 बार उनका शपथ ग्रहण हुआ मुख्यमंत्री के रूप में। तो इससे बड़ा और क्या चाहिए। तो ये बस वही है, कहने के लिए सब कुछ है। वास्तविकता यह है कि बिहार में सभी जाति धर्म के लोग बराबरी से रहते हैं। यहाँ कोई किसी को दबाता नहीं है, यहाँ बढ़ने का अवसर सबको है और यही सत्य है। तो भोला पासवान शास्त्री बिहार के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, प्रबुद्ध पत्रकार एवं राजनेता थे। राजनीतिक हलकों में उन्हें आज भी बड़े आदर एवं सम्मान से स्मरण किया जाता है। बिहार के प्रबुद्ध नागरिकों, राजनीतिक कर्मियों एवं बुजुर्ग पत्रकारों के बीच अपनी सादगी, लोकनिष्ठा, देशभक्ति, पारदर्शी ईमानदारी एवं विचारशीलता के लिए वे दुर्लभ उदाहरण के रूप में याद किए जाते हैं। यही तो है ज्ञान और विज्ञान, बुद्धि सरस्वती की देन। ये किसी जाति धर्म का मोहताज नहीं है, सबके लिए बराबर के दरवाजे खुले हैं। तो भोला बाबू विचारशील व्यक्ति थे और ऐसे उदाहरण थे जो बहुत कम मिलते हैं, दुर्लभ उदाहरण थे वो। भोला पासवान शास्त्री सिद्धांतों और मूल्यों की राजनीति करने वाले तपे तपाए राजनेता थे।
कोई भी प्रलोभन उन्हें अपने मूल्यों और आदर्शों से डिगा नहीं सकता था। अपने राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में बिहार के एक पिछड़े हुए सुदूर अंचल से वंचित वर्ग से उठकर राज्य एवं देश के ऊंचे राजनीतिक पदों तक पहुंचने वाले शास्त्री जी अपने बौद्धिक नैतिक योग्यता और व्यक्तिगत गुणों के बल पर आगे बढ़ते गए थे। वे व्यक्ति, जाति या समुदाय विशेष की राजनीति नहीं करते थे। उनके लिए भारत एक था और भारतीय एक थे। वे समाज को टुकड़ों टुकड़ों में बांटकर नहीं देखते थे। उनकी दृष्टि व्यापक थी, जनहित में थी। वो संपूर्ण देश बिहार को एकता के सूत्र में बांधना चाहते थे। वे जाति धर्म से हट के समाज बनाना चाहते थे। वे जाति की राजनीति नहीं करते थे। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी थे भोला पासवान शास्त्री जी। वे संपूर्ण समाज एवं उसकी मुख्य धारा की राजनीति करते थे। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से समाज में जो भी पिछड़े दिखाई देते थे, उनके प्रति सजग दायित्व बोध बराबर उनमें बना रहा। उनके हितों के लिए वे निरंतर सचेष्ट रहे और बड़ा से बड़ा त्याग करने के लिए तत्पर रहे। भोला पासवान शास्त्री को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की गहरी समझ थी। भारतीय परंपरा के प्रति उनके भीतर गहरा अनुराग भाव था। लोकतंत्र में उनकी गहरी निष्ठा थी। वे मानवतावादी आदर्शों पर टिकी हुई सामाजिक बराबरी और सद्भाव के स्वप्न को साकार होते देखना चाहते थे। ये उनकी महानता थी। ऐसे थे भोला पासवान शास्त्री जी। उनकी वियतनाम यात्रा संबंधी पुस्तक वियतनाम की यात्रा से, जिससे एक अंश यहाँ प्रस्तुत है, ये बातें प्रमाणित होती हैं। अपनी राष्ट्रीयता, अपनी राष्ट्रीय अस्मिता और स्वतंत्रता के लिए लंबा अथक संघर्ष करने वाले देश वियतनाम के प्रति तथा उसके महान नेता हो ची मिन्ह के प्रति उनके मन में गहरा सम्मान भाव था। ऐसे विनम्र, संवेदनशील और जिज्ञासु नेता का यह यात्रा वृत्त अनेक अर्थों में प्रेरणास्पद है। अब हम लोग ये दूसरा, यात्रा जितनी बाहरी होती है उतनी ही भीतरी भी। यात्रा का विवरण जितना स्थूल भूविस्तार से संबद्ध होता है, उतना ही सूक्ष्म मानसिक भूगोल से भी टूरिस्ट गाइड के सहारे अनेक व्यक्ति एक ही यात्रा कर सकते हैं। यात्रा संस्मरण के सहारे की गई प्रत्येक पाठकीय यात्रा भी उतनी ही विशिष्ट होती है जितनी लेखक की यात्रा रही, और प्रत्येक के लिए संस्मरण लेखक के मानस में प्रवेश करना आवश्यक होता है। यही इस तरह के यात्रा संस्मरणों की रोचकता का आधार हो सकता है। नक्शे में मैं अब भी देखता हूँ, वास्तव में जितनी यात्राएं स्थूल पैरों से करता हूँ, उससे ज़्यादा कल्पना के चरणों से करता हूँ। लोग कहते हैं कि मैंने अपने जीवन का कुछ नहीं बनाया, मगर मैं बहुत प्रसन्न हूँ और किसी से ईर्ष्या नहीं करता। आप भी अगर इतने खुश हों तो ठीक, शायद आप पहले से मेरा नुस्खा जानते हैं। नहीं तो मेरी आपको सलाह है, जनाब, अपना बोरिया बिस्तर समेटिए और ज़रा चलते फिरते नजर आइए। यह आपका अपमान नहीं है, एक जीवन दर्शन है का निचोड़ है। रमता राम इसीलिए कहते हैं कि जो रमता नहीं वह राम नहीं। टिकना तो मौत है, रमना मतलब बहना। चलिए गतिमान रहिएगा, रमिएगा तो आप जीवित रहिएगा, और यही इस पाठ का मूल ज्ञान है। तो श्रीमान भोला पासवान शास्त्री जी इतने महान थे कि राजनीतिज्ञ होने के अलावा वो एक बहुत बड़े विद्वान भी थे। वे कह गए कि रमता राम मतलब रमने वाला व्यक्ति ही राम को प्राप्त करता है, जो रमता नहीं वह राम को पाता नहीं। टिकना तो मौत है, मतलब किसी ने गाया वह गीत कि चल चल रे माझी चल रे, चल चल रे माझी चल रे, चलने का नाम रुकने का
नाम मौत है चलना ही जिंदगी, गिरना नहीं है गिर के संभलना है जिंदगी, गिरना नहीं है गिर के संभलना है जिंदगी। तो ये भोला पासवान शास्त्री के विषय में सही एवं सटीक जान पड़ता है। अब हम लोग उनकी वियतनाम यात्रा के विषय में पढ़ेंगे। वे वियतनाम गए थे। वियतनाम एक देश है, तो वहाँ पर क्या उनका अनुभव रहा, ये हम लोग इस पाठ में देखने वाले हैं। तो स्मृति पर जोर डालने पर लगता है कि बात कोई 40 वर्ष पहले की है। हो सकता है कि 2-4 वर्ष और पहले की हो। एक दिन बड़े अलस और अन्य मनस्क भाव से हिंदी की किसी मासिक पत्रिका के पन्ने उलट पलट रहा था। हठात एक पन्ने पर पेंसिल स्केच की एक तस्वीर दिखी। बड़ा दुबला पतला सादगी का नमूना एक आदमी, लेकिन व्यक्तित्व बड़ा ही प्रेरणाप्रद, चमत्कारी, तेजस्वी और मैजेस्टिक। मैजेस्टिक मतलब भव्य, गरिमामय। व्यक्तित्व में एक क्वालिटी है यह मैजेस्टिक होना, जो देखने से ही लगता है कि एकदम गर्व वाला व्यक्तित्व, सामने वाले पर प्रभाव पड़े फोटो देख करके ही। तो फेफड़ों में प्राण वायु फूंकने वाला महामानव, कोई मसीहा, राजनीति फकीर जैसा, सव्यसाची। उनकी लहसुन नुमा दाढ़ी बड़ी फबती थी। उनकी बाहर की आकृति से भीतर की प्रतिकृति परिलक्षित हो रही थी। देखकर लगा जैसे मैंने कोई निधि पाली हो। निधि मतलब धन। सद्यः स्नात सा चित्त प्रसन्न हो उठा। मन बहुत प्रसन्न हो गया, खुशी से भर उठा। वे कौन हैं, कहाँ के हैं और क्या हैं, जानने की सुधि भी नहीं रही। देखता ही रह गया उस तस्वीर को। उतने ही कलात्मक ढंग से उस तस्वीर को नीचे छोटे और पतले हरफों में लिखा था, हो ची मिन्ह। ये उस आदमी का नाम था जो वियतनाम के नेता थे। उनका नाम था हो ची मिन्ह। इतने वर्ष पहले देखी हुई उस तस्वीर की जीवंतता तथा प्रभावकारिता बराबर मेरे मानस पटल पर अंकित रही है। वह तस्वीर अंतः सलीला फल्गु नदी की तरह मेरे हृदय को सिंचती रही है। ये फल्गु नदी बिहार में बहती है, तो इसकी उनको याद आई। कुछ दिनों बाद उस महान विभूति की कहानी पढ़ने को मिली। आज से लगभग 90 वर्ष पहले, जब वियतनाम विदेशी साम्राज्यवाद के शिकंजे में जकड़ा हुआ था और उसकी अपनी राष्ट्रीयता अंधकार से ढकी हुई थी, उन्हीं दिनों वहाँ की भूमि पर उस महान पुरुष का जन्म हुआ था। उन्होंने वियतनाम की जनता को गुलामी से मुक्ति दिलाकर सतत उन्नति की दिशा में अग्रसर करने के लिए मार्गदर्शन किया। अंतर्राष्ट्रीयता पनप नहीं सकती जब तक राष्ट्रीयता का पूर्ण विकास ना हो। इसके लिए उन्होंने क्रांति, बलिदान और त्याग का पैगाम दिया। इसीलिए क्या हुआ, देखिए भाई, अंतर्राष्ट्रीय पनप नहीं सकती जब तक राष्ट्रीयता का पूर्ण विकास न हो। इसके लिए उन्होंने क्रांति, बलिदान और त्याग का पैगाम दिया। क्रांति, बलिदान और त्याग, ये चीज़ें होती हैं तभी जाकर के राष्ट्रीयता का विकास होता है। इसीलिए वे विश्व द्रष्टा कहलाए और विश्व विश्रुत हुए। इसमें संदेह नहीं कि उनका जीवन कभी नहीं सूखने वाले प्रेरणा स्रोत के समान बना रहेगा और मानव मात्र को त्याग, बलिदान और आज़ादी के लिए संघर्ष की प्रेरणा देता रहेगा। दिन बीतते गए। जब बिहार से दिल्ली आया तो सबसे पहले मुझे मॉरिशस जाने का मौका मिला। बड़ा आनंद आया। यह मेरी पहली विदेश यात्रा थी। अब जब कभी कहीं बाहर जाने का मौका मिलता है तो वहाँ चला जाता हूँ। भरसक प्रयत्न करता हूँ कि उस अवसर को हाथ से न जाने दूँ। वियतनाम की यात्रा के बारे में भी यही बात है। मेरी जीवन यात्रा के लगभग 10 दिन वियतनाम में बीते हैं। देखिए, कोई भी नेता कहीं विदेश जाने को तैयार रहता है, उसमें टीए मिलता है, घूमने का मौका मिलता है और साहित्यिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हो तो उसे और अच्छा लगता है। तो ये बाहर जाना और सरकारी पद पर रहते हुए ये कौन नहीं चाहेगा। तो शास्त्री जी चाहते थे तो कौन बड़ी बात है।
समय पर घोषणा हुई। मित्रों ने यात्रा शुभ हो कहकर विदा किया। हम एयर इंडिया के बोइंग विमान 707 में आ गए। यात्रा वृत्तांत है। साहित्य में एक विधा होती है, उसका नाम है यात्रा वृत्तांत। जैसे जीवनी है, आत्मकथा है, कहानी है, नाटक है, कविता है, वैसे एक यह भी प्रकार हुआ साहित्य का, विधा हुई, इसका नाम है यात्रा वृत्तांत। इसमें यात्रा पर गए हुए लोग अपनी बात को कलम से संवारते हैं और उसको लिख करके यात्रा वृत्तांत, यात्रा संस्मरण कहिए उसे, के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो यह भोला पासवान शास्त्री लिखित यात्रा वृत्तांत है जो उन्होंने वियतनाम यात्रा के बाद लिखा है। रफ्तार तेजी, अच्छा, वियतनाम धीरे धीरे रनवे पर बढ़ने लगा। विमान धीरे धीरे रनवे पर बढ़ने लगा। रफ्तार तेज होती हुई जान पड़ी और देखते देखते उसने धरती से अपना नाता तोड़कर आसमान से अपना संबंध जोड़ लिया। फिर अपनी गति को तेज करता हुआ आकाश मार्ग से बैंकॉक की ओर चल पड़ा। बैंकॉक तक बिना रुके उड़ान करनी थी। बैंकॉक क्या है? थाईलैंड की राजधानी है। जिंदगी का हर कदम मंजिल है। चलिए भाई, जिंदगी का हर कदम मंजिल है, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। कब मंजिल बदल जाएगी, कब आदमी का एंड हो जाएगा, भविष्य में क्या होगा, किसी को नहीं पता है। इसलिए व्यक्ति को वो वर्तमान जीना चाहिए, होशो हवास के साथ, जोश खरोश के साथ। जिंदगी का हर कदम मंजिल है। एक कदम भी आप अगर बढ़ गए तो समझिए कि एक मंजिल आपने पा ली, और मंजिलें कभी समाप्त नहीं होती, चलना हमारा काम है। इस मंजिल तक पहुंचने से पहले सांस रुक सकती है। चिंतन की इसी पृष्ठभूमि से मेरी वियतनाम की यात्रा शुरू हुई। धरती के शोरगुल, भाग दौड़ और अस्त व्यस्तता से हजारों फीट ऊपर आसमान के स्वच्छ शांत वातावरण में जीवन की न मालूम कितनी मधुर स्मृतियाँ मेरे मानस पटल पर तितली की तरह उड़ती हुई आ जा रही थीं। इस तरह वे अपनी भूली बिसरी यादों में गोते लगा रहा था। मैं अपनी भूली बिसरी यादों में गोते लगा रहा था कि अचानक कान में कुछ दर्द महसूस हुआ। विमान यात्रा में प्रायः मैं कान के दर्द का शिकार हो जाता हूँ। कारण समझने में विशेष देर नहीं लगी। विमान धीरे धीरे हजारों फीट ऊंचाई से नीचे आ रहा था। दूर तक फैली बिजली की रोशनी दिखाई पड़ी। कोई बड़ा शहर मालूम पड़ता था। घड़ी देखी, विमान के बैंकॉक पहुंचने का समय हो रहा था। जहां तक दृष्टि पहुंच सकती थी, मैंने विमान से बैंकॉक को देखने की कोशिश की। होस्टेस ने सीट बेल्ट बांध लेने और कुर्सी पर सीधा बैठने की घोषणा की। होस्टेस परिचारिका जो होती है विमान में। विमान आराम से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर गया। बैंकॉक तक की यात्रा सुखद रही। अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पर विराम देंगे। बैंकॉक पहुंच गए हैं और इसके बाद की यात्रा इसके बाद वाले वीडियो में। आपने इसको देखा, इसके लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।